हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, मैं बता रही हूँ आप लोगों को अपने 10 साल की जर्नी, मैंने ससुराल में कैसे निकाले अपने 10 साल, वो सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, आगे बताने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी आप लोगों से। कहना क्या, मैं माफ़ी मांगती हूँ। दरअसल कल भी मेरे पास एक कमेंट आया था और इससे पहले भी मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप एक ही बात को दो दो तीन तीन बार रिपीट करते हो। तो गाइज, उसके लिए पहले तो मैं चाहूँगी माफ़ी कि मुझसे ये गलती होती है। और हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती होती है और ये गलती मैं जानबूझ के नहीं करती। दरअसल जब मैं अपने बारे में या उस टाइम पे मेरी देवरानी के साथ जो कुछ भी हुआ था, वो सब जब मैं आप लोगों को बताती हूँ तो मैं उस चीज के अंदर बिल्कुल ऐसे घुस जाती हूँ जैसे वो 7-8 साल पहले की बात नहीं है, जैसे आज की अभी की बात हो। और मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मुझे वो पल, एक एक पल मुझे ऐसे याद है जैसे वो मेरे दिमाग में छप चुका है। कौन कहाँ खड़ा था, कहाँ बैठा था, कौन कहाँ किस टाइप की गालियां दे रहा था, मैं कहाँ खड़ी थी, देवरानी की हालत, मतलब वो सब कुछ मुझे ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। तो गाइज, उस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज जब मैं वो चीज आप लोगों को बता रही हूँ तो मुझे ये रहता है कि जैसे मैं बता रही हूँ तो मेरे सामने वो सब हो रहा है और मैं उसे रोक लूं। मुझे ये रहता है कि मैं उसे रोक लूं, बदल दूं, जो एक्शन मैं उस टाइम नहीं ले पाई वो मैं अब ले लूं। लेकिन फिर मुझे ये होता है कि वो मैं सिर्फ इमेजिन कर रही हूं कि वो क्या हुआ था उस टाइम पे। मतलब उस चीज को मैं आज तक नहीं भूल पाई हूं। मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखते हो, आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं कि आपने कुछ क्यों नहीं किया, आप क्यों खड़े रहे। तो वो चीज मैं भी सोचती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप लोग ही बोलते और मैं समझती नहीं हूँ, मैं भी सोचती हूँ कि उस टाइम पे तूने क्यों नहीं किया, क्यों मतलब उनसे इतनी डर डर के रही, क्यों इतनी डरी, अब भी तो एक्शन लिया है, तब क्यों नहीं लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मुट्ठी से रेत फिसल जाए तो वो वापस नहीं लौट सकता। वही बात है कि वो चीज मेरे हाथ से निकल चुकी है। उस दिन का मुझे आज तक पछतावा है कि काश मैं तब तब कोई एक्शन ले लेती। उसके बाद भी बहुत सारी बातें ऐसी हुई है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उन जब जब ये बातें हुई है तब तब का मुझे इतना अफसोस आता है कि मैंने उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया। मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप खड़ी क्यों रही, कल भी आए थे, आपने क्यों कुछ नहीं किया। तो उसके पीछे भी मेरी कोई मजबूरी थी जो मैं कुछ एक्शन नहीं ले पाई। और जो देवरानी के साथ हो रहा था वो तो मेरे साथ था ही, वो तो मेरे साथ चल ही रहा था। लेकिन और भी कुछ ऐसी मजबूरी थी जो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी, आगे के ब्लॉग्स में बताऊंगी कि क्या मजबूरी थी जो मैंने उस टाइम एक्शन नहीं ले पाई। मैं क्यों मजबूर थी, मैं फिजिकली मजबूर थी उस टाइम पे। मतलब मेरा शरीर उस टाइम पे रेडी नहीं था। माइंड भी हो जाता, लेकिन शारीरिक तौर पे मैं रेडी नहीं थी। वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी क्यों नहीं थी। बाकी इस चीज के लिए मैं माफी मांगती हूँ क्योंकि मैं जानबूझ के एक बात को दो दो बार तीन तीन बार रिपीट नहीं करती। मैं क्या करूँ, वो जब मैं आप लोगों को बताती हूँ तो मैं उस चीज में इतना घुस जाती हूँ कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। तो गाइज, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे क्या हुआ था। मेरी देवरानी को 9 दिन का ही बच्चा होता है जब उसके पापा उसको लेके चले जाते हैं आधी रात को। मतलब सॉरी, आधी रात को नहीं, 9 बजे, 9, 9, 9:30 का टाइम। 9 बजे तो वो आए थे, ये कलेश वलेश होते होते 9:30, 10 बज गए थे। तो गाइज, उसके बाद देवरानी तो चली जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि घर परिवार के जो लोग हैं वो इकट्ठा कर किए हुए थे मेरे देवर ने। तो वो सब वहीं बैठे थे, हॉल में ही बैठे थे सब, मैं भी वहीं खड़ी थी। तो गाइज, उनके जाते ही सबसे पहले तो मेरे ससुर, उनके भाई, ताया ससुर, सास, ननद और ये सब इतनी गंदी गंदी गालियां निकालते हैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके मतलब मेरे देवरानी के खानदान के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं। गंदे खानदान की, ये है वो है, मतलब अब क्या बताऊं, आप लोग समझ जाओ। जब उन लोगों की ना जुबान इतनी गंदी है कि कोई भी गालियां आखिर नहीं हो सकती उनके लिए। तो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। और जो ताया ससुर की जो बड़ी बहू है,
जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब मेरी देवरानी को मतलब सास ननद ने कलेश किया था, उसके साथ मारपीट की थी, उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हालचाल पूछने के लिए 2 लेडीज आई थी। तो वो वही थी, ताया ससुर की जो वाइफ, मतलब ताई और उनकी बड़ी बहू। तो वो हालचाल पूछने आई थी। उन्होंने उस टाइम पे क्या बोला था कि तेरे को जहाँ पे मैं अकेला छोड़ दिया, ऐसे तो कोई नहीं छोड़ता, बताओ जच्चा और बच्चे के पास तो कोई रहना चाहिए, ऊपर चली गई छोड़ के, पानी वानी कुछ भी चाहिए होगा। मतलब उस टाइम पे तो उन्होंने मेरी देवरानी के दिमाग में ये सब डाला और जानबूझ के ऐसी बातें बोली, और वो बोल के गई तभी उसके बाद ही कलेश शुरू हो गया था। तब तो उन्होंने ऐसा बोला कि तेरी सास ननद की गलती है, ये है वो है। उसके बाद जब वो चली जाती है, उस दिन क्या बोलती है बताओ, गंदे खानदान की, क्या यही सीख के आई है, ये सब करके चली गई। बताओ कौन करता है ऐसा, अपना घर परिवार घर बसाना नहीं दिखता, शर्म नहीं आती, भाग गई, ये है वो है। उस टाइम पे वो ये बोली। तो आप लोगों को गाइज मैं उनके घर परिवार का दोगला चेहरा दिखाऊंगी। उनका घर परिवार भी ऐसे दोगले हैं जैसे वो खुद हैं। मतलब आगे कुछ है, पीछे कुछ है, हमारे सामने कुछ बोलेंगे और उनके सामने कुछ बोलेंगे। उनके सामने ये दिखावा करेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो परिवार के साथ हैं। तो फिर वो जो सामने वाली उनकी मौसियां हैं, चाचियां हैं 2, मतलब एक नाते से मौसी लगती है, एक नाते से चाची लगती है, मैंने पहले भी उनका जिक्र किया है। वो क्या बोलती हैं कि बहुत गलत किया, ऐसे थोड़ी ना होता है, यहीं रहना है, फिर क्यों बदनामी करवाई, बताओ क्या मिल गया उसको, ये सब। और जब उसको मेरी देवरानी को गए हुए 2-3 दिन हो चुके थे, दूसरे ही दिन की बात है, दूसरे तीसरे दिन की बात है, जब वो सामने वाली में से जो छोटी वाली है वो व्हाट्सअप करके क्या बोलती है, व्हाट्सअप मैसेज कि क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, क्या करेगी आगे। मतलब ये सब पूछ रही उससे, मेरी देवरानी से, कि अब आगे क्या करेगी। मुझे ये सब इसलिए पता कि वो मुझे व्हाट्सअप दिखा भी देती थी और बता भी देती थी सामने वाली। तो वो क्या बोलती है, लेकिन उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि वो मतलब देवरानी के सामने तो उनका चेहरा जल्दी आ गया था, क्योंकि देवरानी के साथ ये सब हुआ तो वो समझ चुकी थी। लेकिन मेरे को वो चीज अब समझ आई है, जब मेरे साथ भी यही सब किया ना उन लोगों ने, सामने वाली पड़ोसनों ने, उन सब ने, जब मेरे साथ भी यही किया, तब मुझे समझ आया कि हाँ उन लोगों ने कितना दोगला काम किया है। तो उससे क्या पूछती है कि क्या चल रहा है, क्या करेगी अब आगे, तूने सही किया बिल्कुल। मेरी देवरानी को क्या बोलती है, तूने बिल्कुल सही किया, और ये मैसेज मैंने अपनी आंखों से देखा उसके फोन में, तूने बिल्कुल सही किया है, ये इसी लायक है, ये नंगे लोग हैं, नंगड़ लोग हैं, इनको ना तू ही सीधा करेगी, सही किया तूने बिल्कुल। और पल पल की यहाँ की खबर देती, अब तेरी ननद आ गई है, अब तेरी ननद चली गई है, अब ये लोग ये कह रहे हैं, अब तेरी सास ये कह रही थी कि गंदी है, ये है वो है, बाप यही सिखाता है, माँ बाप ने क्या शिक्षा दी है। मतलब यहाँ की मेरे ससुराल वालों की ननद कब आती है, कब जाती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, क्या बोलती है, वो सारी खबरें वो वहां पहुंचा रही है और उससे खबर ले रही है। तो ये तो एक तरह से ना घर में आग लगाने वाले काम हो गया। और इन सब की, इन हरकतों का पता अंदाजा है मेरी सास ननद देवर देवरा उसको, मेरे पति को, ससुर को, सबको अंदाजा है कि हाँ ये लोग मजे लेते हैं हमारे घर में। फिर भी वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पलड़ा भारी रखने के चक्कर में उन सबको मतलब ये दिखाते हैं कि ये हमारे साथ है, तो हम ठीक है, मतलब हम ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है। और फिर अड़ोसी पड़ोसी सामने वाले ये सब तो यही दिखाएंगे ना कि हम अपने परिवार के साथ हैं, हम उनके साथ नहीं है। जबकि मैं जानती हूँ उन लोगों ने कितना दोगलापन किया है। तो गाइज उसके बाद वो लोग तो अपनी सलाह देकर निकल जाते हैं वहां से, जो घर परिवार के लोग हैं वो अपनी अपनी जो जो उनके मन में थी शिक्षा वो दे के चले गए। उसके बाद 2 या 3 दिन निकल जाते हैं। तो गाइज मैं एक पिछली वीडियो में बताना रह गया था, मेरे जो ससुराल वालों ने कुआं पूजन की तारीख निकलवा चुके थे। वो ये कलेश हुआ उससे पहले ही, मतलब बच्चा 2 या 3 दिन का था तब तो वो पंडित से कुआं पूजन की डेट फिक्स कर ली थी उन्होंने, और कार्ड भी बट चुके थे, रिश्तेदारी में आस पड़ोस में कार्ड भी बट चुके थे। तो गाइज अब बात आ गई ये कि कुआं पूजन है और कुआं कार्ड भी बट चुके हैं, तो अब क्या किया जाए, वो तो चली गई। तो अब उन लोगों ने क्या सोचा कि अब
इज्जत को कैसे बचाया जाए। मतलब अभी भी उनके इज्जत बची हुई थी, जिस हद तक उन्होंने किया और आगे करते हैं, तो उनको अपनी इज्जत की परवाह थी। तो अब बोले कि हमारी तो नाक कट जाएगी, अब क्या करें, अब क्या करें। तो उन लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी कि उसको वापस कैसे लाया जाए कुआं पूजन से पहले। तो गाइज, कुआं पूजन के कुछ दिन पहले मेरी ननद ने मेरे ससुर को, सास को, देवर को क्या शिक्षा दी कि अब तो मतलब बात मेरे ससुराल तक आएगी। मतलब कार्ड भी बट चुके हैं कुआं पूजन के, तो मेरे ससुराल से भी लोग आएंगे और उनको भी पता चलेगा, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मेरे ससुराल में तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो कुछ भी करो, चाहे उसके हाथ पैर जोड़ के लाने पड़े, तो मेरे ससुराल वालों के सामने मैं मेरी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके हाथ पैर जोड़ के लाओ, उसको कुआं पूजन से पहले लेके आओ। मेरी ननद ने ये शिक्षा दी। तो गाइज, इधर तो ये सब बातें चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी देवरानी को लाने की। उधर क्या चल रहा था कि देवरानी ने वुमेन सेल में केस डाल दिया था, क्योंकि उसने ये देख लिया था ना कि सास ससुर सबको देखा जाए, ननद को भी देखा जाए, लेकिन हस्बैंड भी ऐसा हो जाए तो कैसे चलेगा। तो उसने वुमेन सेल में अपना कंप्लेंट डाल दी थी। तो कंप्लेंट के दौरान यहाँ से ये लोग जाते हैं, इनको बुलाया जाता है घर से। मेरी ननद ने, मैंने बताया, बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुआं पूजन से पहले उसको लेके आना है। तो इधर से ये जाते हैं, उधर से देवरानी और उसके पापा भी आते हैं। तो वहाँ क्या होता है गाइज, वहां पे इन लोगों ने पहले ही जो सोच रखा था वही सब। जाते ही तीनों के तीनों, देवर सास ससुर, सब बेचारे बन के जाते हैं। ऐसे हो जाते हैं जैसे इनसे गरीब कोई इंसान है ही नहीं, जैसे बोलना तो जानते ही नहीं बेचारे। और वहां जाकर वही अपना दोगला चेहरा, दूसरा चेहरा सामने ले आए। जो गालियों वाला चेहरा था वो छुपा लिया। वहां जाके देवरानी के सामने गिड़गिड़ाने लगे और हाथ जोड़, मेरे देवर ने खुद मेरी देवरानी के पैर पकड़े हैं कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, और अगर मेरी माँ बहन गालियां देंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज के बाद तेरे पर इतनी सी भी आंच नहीं आने दूंगा। मेरे देवर ने मेरी देवरानी के पैर पकड़े हैं। और जो मेरे ससुर हैं, उन्होंने मेरे मतलब देवरानी के पापा के पैर पकड़े कि चौधरी साहब अब की बार माफ कर दो, किसी तरह नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। और तो और मेरे ससुर ने मेरी सास को वहीं एक जोरदार तमाचा लगाया और क्या बोला कि ये गालियां देती है, ये भड़काती है हमें। तो इस वजह से हमारा दिमाग खराब हो गया था। आज के बाद ना मैं इसकी एक नहीं सुनूंगा, और चौधरी साहब आज के बाद हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, और अब की बार माफ कर दो बस। तो देवरानी भी पिघल गई कि देवर पैर पकड़ रहा है और गलती मान रहा है। तो देवरानी की वही बात है कि कोई भी औरत हुई ये सोचती है कि किसी तरह अगर घर बचता है तो बचाया जाए। तो देवरानी ने भी यही सोचा। तो गाइस, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये चेहरा कैसा है। मतलब उस टाइम पे तो उसको यही लगा कि ये दिल से माफी मांग रहा है, चलो हो जाती है गलती। तो देवरानी ने उस टाइम पे मतलब वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो गाइस, देवर ने भी गलती मानी और ससुर ने तो मैंने बताया। सास भी वहां पे ऐसे जाड़ निकाल रही थी, गलती हो गई चौधरी साहब, गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी, आज के बाद नहीं। मतलब तीनों का वही सब चल रहा था, ड्रामा। तो गाइस, उसके बाद ये सब ड्रामा देखने के बाद देवरानी क्या करती है, क्या उसने उन लोगों को माफ किया, क्या वो वापस आती है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।